So, today we are going to start with the 8086. So I have already shared the slides with Rohit. Most probably he also shared the slides with you all people. Most probably by tomorrow evening, I will try to do so in the group, in the classroom itself to share the slides. Anyway, so before going further for the 8086 program, there are two questions that I'd like to answer. I think Anash is there. Anash, are you there? Anash? Anash Khan, yes, you are there. Fine. There are two questions from Anash. From one is the question is that in the implied instruction set, do we always use accumulator? No. I look for this कि accumulator का हमेशा involved होता है implied instruction में, ऐसा ज़रूरी नहीं है. वन एग्जाम्पल इज दो एग्जाम्पल्स मैंने देखे थे, उसमें एक एग्जाम्पल था जब हमें कैरी फ्लैग को सेट करना होता है, इंस्ट्रक्शन थी एसटीसी. तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर एक्यूमुलेटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली ही कैरी फ्लैग को सेट कर रहे हैं. अनदर एग्जाम्पल, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन स्टैक के साथ इन्वॉल्व होती हैं वो भी इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शंस होती हैं. सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स in which the accumulators are not involved. So I think it is clear, Anash. Okay. And the second question is, and that I also don't know at that time, he asked an example for the instruction that uses 6 clock cycle in the first machine cycle. टाइमिंग डायग्राम्स जो हम बात कर रहे थे, तो देयर इज वन एग्जांपल, इंटरप्ट एक्नॉलेज एग्जांपल होता है वो. डिफरेंट किसी भी इंस्ट्रक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो भी इंटरप्ट्स आ रही है कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन आईएनटीआर इंस्ट्रक्शन के लिए, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन के लिए आप मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेज जो आप करते हैं वो आपकी फर्स्ट मशीन साइकिल में 6 क्लॉक साइकिल्स लेता है. दिस इज वन एग्जांपल, यू कैन लुक फॉर दैट कि किस तरह से वर्क करता है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें. तो these are the two questions that I would like to address. I think Anash it is clear now. या कुछ और है? Okay, it is clear. I think आज अनश का बोलने का मन नहीं है या फिर माइक खराब हो गया है. Anyway, so let's come to 8086 microprocessor. So 8085 के अंदर जो लास्ट की स्लाइड्स हमने स्किप कर दी हैं वो इट इज़ नॉट एक्चुअली इन योर सिलेबस में नहीं है, बट इट इज़ बेटर कि आप उसको स्टडी करें, बिकॉज है ना कि हम क्लासरूम में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं. सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितना कवर करना था वो हमने कोशिश की है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही शायद पढ़ लिया होगा. बट हम जो क्लास में पढ़ते हैं दैट विल बी अराउंड अराउंड 10% ऑफ द होल माइक्रो प्रोसेसर शायद हमने पढ़ा होगा. सो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो, हम उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं क्लास में या फिर लैब के अंदर. इट्स बेटर टू डिस्कस इन द लैब रेदर देन इन द क्लास. एंड अबाउट द बुक हमने G3 एंड G4 को बताया ही था, किसी ने वैसे पूछा नहीं था. बट अगेन इट इज़ गोएंकर इज़ गुड बुक, आप गोएंकर फॉलो कर सकते हैं 8085 के लिए. So it is a nice book over there. Apart from that, we have B-RAM is there. It is also a good book. So you can follow any of the book. थोड़ा देखिए उसको, प्रोग्रामिंग देखिए उसमें किस तरह से की जाती है, डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट. जितना कृष्णकांत इज ऑल्सो गुड, बट कृष्णकांत इज बेसिकली फॉर द 8086. आप देख सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा 8085 उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्यों सर? ब्रीफ. यस काशिफ. सर गोयनका बुक की अगर पीडीएफ मिले तो आप सेंड कर सकते हैं, मतलब गूगल बिल्कुल क्लासरूम सेंड पे। कर देते हैं, नो प्रॉब्लम. आई विल शेयर इन द क्लासरूम. एक्चुअली अगेन मैं पास टाइम नहीं मिल पाया, मैं सीआईटी जाके अपना पासवर्ड रीसेट करा सकूं बिकॉज ऑफ दैट थिंग, है ना. अदरवाइज मुझे फोन में मेरा लॉगिन है, बट आई डोंट रिमेंबर द पासवर्ड. आई एम सॉरी अबाउट दैट थिंग. आई विल ट्राई टू शेयर इट एज सुन एज आई विल रिट्रीव द पासवर्ड. थैंक यू सर। ओके. सो लेट्स डिस्कस हियर टुडे 8086 माइक्रोप्रोसेसर. कुछ ड्रॉबैक बता सकते हो? हमने 8085 पढ़ लिया हमने, तो क्या ड्रॉबैक रही होंगी 8085 में? बिकॉज इट इज इम्प्रूवमेंट, हमेशा हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं. तो क्या ड्रॉबैक्स थी 8085 में जो लगता है कि हो सकती हैं? प्रोबेबली नहीं हो, बट आपको लगता है. सर जब हम स्पीड हो प्रोग्राम सकती टेस्ट है। करते हैं सर, तो पीसी में उस वक्त पे एड्रेस पड़ा रहता है, लेकिन सर सिर्फ उस वक्त तक एड्रेस आता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच नहीं होता है, तो ये ड्रॉबैक हो सकता है। ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ड्रॉबैक हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे. शाहिद कुछ कह रहे थे आप?
सर मैं बोल रहा था स्पीड भी हो सकती है, और दूसरी बात वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, तो वो एक साइकिल में 8 बिट डाटा ही कर पा रहा था बिल, एग्जीक्यूट, या वो भी एक हो सकता है, हम उसको 16 बिट बना दें, सिक्सटीन बिल्कुल बिट ठीक। माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल ठीक, ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबली। इवन आपने जो फर्स्ट पॉइंट शाहिद ने बोला था और काशिफ ने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था, वो आपस में लिंक अप करते हैं, स्पीड से कांटेक्ट रखते हैं। उन्होंने बोला जब एड्रेस आता है उसके बाद में वो खाली पड़ा रहता है, उसके बाद हम कुछ यूज ही नहीं करते उस चीज़ का। सो अगेन, उस चीज़ का अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो देयर विल बी द चांस कि हम ना प्रोसेसिंग फास्ट कर सकें चीज़ों को। और अगेन, वन ड्रॉबैक तो मेन इंपॉर्टेंट था ही कि हमारा कि 8 बिट का ही डाटा हम हैंडल आउट कर सकते थे, नॉट द 16 बिट। हमें दो एच एल पेयर के साथ यूज करना पड़ता था, हमारा डाटा बस भी हमारी ये ड्रॉबैक था कि हम सिर्फ 8 बिट का ही डाटा यूज कर सकते थे। बट वी कैन गो फर्दर, हम ज़्यादा 64 बिट तक हम एड्रेस बेसिस होती हैं आजकल जो हम यूज करते हैं। एनीवे, वी कम टू द स्टिक टू द 8086 प्रोग्रामिंग. So basically 8086 is a microprocessor, is a program control device which fetches the instruction from the memory, decodes and executes the instruction. Most microprocessors are single chip devices because ये microprocessor की standard definition है जो हमारा 8085 में भी थी. Anyway, the 8086 is a 16 bit microprocessor, जैसे कि शाहिद ने फोकस किया इस चीज के ऊपर कि 8 बिट का ही हम 8085 में करते हैं एड्रेस, जो डाटा बसेस होती है। बट हियर वी कैन एड्रेस अप टू 16 बिट माइक्रो address line address sorry 16-bit data. And okay, it is designed by the Intel in the early 1970s to 78, something like this. And 16 is a 16-bit processor, that means it has a 16-bit data bus, 16-bit general purpose registers. And one important thing is there, इसके अंदर हमारा जो रजिस्टर्स होते हैं वो 16 बिट के होते हैं, बट एड्रेस लाइंस, एड्रेस जो आप हम जो सिलेक्ट करते हैं वो हमेशा एड्रेस हमारा 20 बिट का होता है। वो कैसे होता है, वी विल लुक इन, मतलब 2-3 लेक्चर्स के बाद में हम देखेंगे हम किस तरह से एड्रेस कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से एड्रेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। बट अभी ये चीज इतना याद रखते हैं कि इसमें जो एड्रेस होता है 8086 के अंदर, वो 20 बिट का एड्रेस होता है। 16 बिट्स आर स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स एंड 4 बिट्स वो हम देखते हैं पॉइंटर्स में होते हैं। वी विल लुक फॉर दैट, हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली। सो इट कैन एड्रेस अप टू 1 MB ऑफ मेमोरी, है ना। उसके अंदर आई थिंक 64 की मेम बहुत कम होती है मेमोरी जो साइज होता है, और इसके अंदर हमारा 8086 के अंदर कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा मेमोरी स्पेस होती है। सो आई थिंक इट विल ऑल, सो इट इज़ रिलीज बाय द इंटेल इन 1978, प्रोड्यूस फ्रॉम, आई थिंक ये हम बता ही चुके हैं। आई थिंक इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द 8085 एंड 8086, जो कि कुछ हम ड्रॉबैक्स भी देख सकते हैं कि 8085 में जो ड्रॉबैक्स जो 8086 में कुछ हद तक, हम सब कुछ नहीं कह सकते कि सब कुछ ओवरकम हो गया 8085 की सारे ड्रॉबैक्स, बिकॉज है ना, अगर हम कहें कि हाँ सब कुछ सारे ड्रॉबैक्स वो ओवरकम कर जाता है, दैट मीन दैट इज द एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी, बट इट इज नॉट। 8086 के बाद में भी और प्रोसेसर्स आए हैं और हम यूज कर रहे हैं, और फर्दर हर 2-3 साल के बाद में नया प्रोसेसर आ जाता है जो जिसकी कैपेबिलिटी, जिसकी कंप्यूटिंग पावर पिछले प्रोसेसर से काफी इम्प्रूव होती है। So it is created in the 1977 and 1978 anyway. It is a 8-bit processor and it is a 16-bit processor. Ahmed Raza, Ahmed, are you there? Yes, sir. ओके, ये मैंने एक बात बोली है 16-बिट प्रोसेसर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Sir, एक क्वेश्चन हमने पूछा कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि दैट इज 8086 इज अ 16-बिट प्रोसेसर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सर 16 बिट प्रोसेसर का मीनिंग सर जी, बेसिकली इसमें 16 लाइंस होती हैं बस। 16 लाइंस, लाइंस किस चीज की लाइंस होती हैं? सर एड्रेस लाइंस बेसिकली। तो एड्रेस लाइंस, तो एड्रेस बस तो वहां पे भी थी 8085 में 16 बिट की, या नहीं सर थी? बट करेक्ट कर बस दीजिएगा अगर नहीं थी तो मुझे। सर क्या एक बार आप फिर बोलेंगे? ओके, आपने बोला अभी 16 बिट की, यानी 16 लाइंस होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, जी सर। तो क्या वो 8085 में 16 एड्रेस लाइंस नहीं थी? ये क्वेश्चन है। नहीं सर, वहाँ पे तो सब अलग होता था ना, 8 बिट होता था बेसिकली तो। तो आप कह रहे हैं कि 8085 में सिर्फ 8 बिट की ही एड्रेस लाइंस हुआ करती थी, इज दैट सो? यस सर। ओके, लेट मी आस्क समवन एल्स। मुनीसा, रोल नंबर 78। यस सर। अहमद ने सही बोला? सर मतलब 16 बिट में वो एक टाइम पे 16 बिट का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और 8 बिट में सिर्फ 8 बिट का डेटा। नहीं, वो तो चलो आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया।
अहमद ने जो बोला वो सही बोला कि नहीं बोला, या फिर सुना नहीं आपने? दोबारा रिपीट कराया अहमद से। यस सर, सुना नहीं। अहमद दोबारा रिपीट कर दीजिए। सर वहाँ पे भी 16 एड्रेस लाइंस होती हैं 8085 में भी। अच्छा, आपने करेक्ट कर दिया। चलिए, उन्होंने खुद ही आंसर दे दिया। जी। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अहमद, एक्सप्लेन करोगे? काफी लोग ऐसे ही समझते होंगे अपनी बात को, दोबारा से। यस एक्सप्लेन अहमद। करना है यही जो मैंने बोला। हाँ प्लीज प्लीज, बिकॉज काफी लोग ऐसा समझते होंगे। आप समझते हो तो ऑब्वियसली एक दो और भी होंगे आपकी क्लास में। सब बेसिकली वहाँ पे मतलब 16 बिट में माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट रजिस्टर सेट होते हैं। ओके, तो रजिस्टर सर सेट इज वहाँ डिफरेंट। रजिस्टर सेट पे आप अलग आ गए। चलिए प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम बाद में करेक्ट करते हैं आपको। तो सर वहाँ पे 16 एड्रेस और डेटा लाइन होती हैं जो ट्रांसफर करती हैं एड्रेस को और डेटा को बोथ उसी में। ओके। तो बेसिकली 2 रेज टू पावर 16 जिसका मतलब होता है मैक्सिमम एड्रेस जो हो सकता है 65536 होता है। ओके। यस सर। अगेन मुनीर साहब पे वापस आते हैं। इन्होंने, अहमद ने कुछ गलत बोल दिया। करेक्ट करोगे? सर नो आइडिया। नो आइडिया। अनश, आप करेक्ट करोगे अहमद को? अच्छा, इनका माइक आई थिंक, सॉरी। अमिल, यस सर। आप करेक्ट करोगे अहमद को? सर मुझे आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है अहमद की। अहमद की? अरे, हमारी आवाज आ रही है क्लियर? ये सर आपकी आ रही है। अहमद एक बार रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट कर दीजिए, जो आपने पूछा था उसमें आपने एक पॉइंट गलत बोल दिया। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ बाकी क्लास से कि क्या गलत बोल दिया। जो नहीं आपने मैं अभी बोला था पूछता हूँ। उसको रिपीट कर वॉइस दीजिए। क्लियर है अभी? हाँ, आपके हमें तो क्लियर है, अमिल को शायद क्लियर नहीं थी। अमिल ओके। क्लियर है? हाँ सर अभी क्लियर हुई। ओके अहमद प्लीज गो एक अहेड। मैंने सर ये बोला है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर में जो होते हैं 16 बिट रजिस्टर सेट भी होते हैं। ओके। और जो 16 एड्रेस एंड डाटा लाइंस होती हैं वो ट्रांसफर करती हैं बोथ एड्रेस और डेटा को। तो सर बेसिकली उसमें 16 लाइंस हुई और मैक्सिमम एड्रेस जो होता है वो होता है 2 रेज टू पावर 16 जिसका मतलब है 65536 आई थिंक। ओके, दैट इज व्हाट द 8085 सेज, राइट? यस अहमद, आपने यस सर यस। 8085। ओके। अमिल, यस सर। अब तो क्लियर है? जो उन्होंने बोला, इन्होंने कुछ गलत बोल दिया। हाँ सर। वो क्या गलत बोला? सर 8085 में तो 8 बिट के डेटा बस होती है ना, वो प्रोसेसर होता है, वो एक टाइम पे 80 बिल, बिट प्रोसेस करता है, उसमें बिल, एड्रेस बस 16 बिट की होती है। सॉरी मैंने बिल्कुल। 8086 का बताया था, सॉरी सर। ओके चलिए ठीक है। हो जाते हैं कंफ्यूज। बिल्कुल सही, अमिल ने सही पॉइंट आउट किया। 8085 के अंदर हमारी एड्रेस लाइन तो 16 बिट की होती है, लेकिन डेटा लाइन 16 बिट की नहीं होती है। डेटा लाइन हमेशा 8 बिट की होती है। क्लियर अहमद? कंफ्यूज हो गए थे शायद आप, यस सर या यस फिर सर। आपने शायद गलत, मतलब बेध्यानी में शायद गलत बोल गए फ्लो में। एनीवे, चलिए नहीं इट सर वाज वो नाइस। मैंने टॉपिक 8086 देखा ना तो मैं उसी पे सर बोल रहा था, सॉरी सर। ओके चलिए ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके सो सही बोला इन्होंने, अहमद ने और अमिल ने उसको सही पॉइंट आउट किया कि हमारा 8085 में बस एड्रेस, हम 8 बिट प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो जो डाटा है सिर्फ 8085 के अंदर सिर्फ वो 8 बिट का डाटा हैंडल कर सकता था। 8086 में वो अप टू 16 बिट का डाटा हैंडल आउट कर सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है दैट इट कैन हैंडल अप टू 8 बिट डाटा बस, एंड हियर इट कैन हैंडल अप टू 16 बिट डाटा बस। सो 8 बिट के हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। हियर वी हैव द जनरल पर्पस रजिस्टर्स ऑफ 16 बिट, AX BX CX DX करके नाम होते हैं। We have the 16-bit address lines, address buses. Here we have the 20-bit address buses. कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल लुक आफ्टरवर्ड्स। ये एक पॉइंट है कि हमारा जो रजिस्टर्स होते हैं, जो एड्रेसेस होती हैं हमारे 8086 में, वो 20 बिट की एड्रेस होती है। इसका साइज जो होता है, it can access up to 64K of memory. Here it can access up to 1 MB of the memory. It is a simple architecture, it is a complex architecture. Anyway, that is a different thing. Clock speed is around 3 megahertz. Here the clock speed is around 5 megahertz. Operational instructions comparatively 8085 की 8086 से कम होती हैं। एंड नंबर ऑफ फ्लैग्स जो होते हैं 8086 के थोड़े ज़्यादा होते हैं, 9 फ्लैग्स होते हैं, और 8085 में हमारे 5 फ्लैग्स होते हैं। रिजवानुल अंसारी, वो 5 फ्लैग कौन से थे 85 के? यस सर। 5 फ्लैग्स कौन से हैं 8085 के? तो जीरो जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, एक्सिलरी कैरी फ्लैग था और साइन फ्लैग था, ये सब सर। ओके चलिए गुड, यानी आपने पढ़ा हुआ है। चलिए, so these are the all the flags, and here in 8086 we have the 9 flags. We will look
क्या होते हैं वो। सो लेट्स कम टू द आर्किटेक्चर ऑफ द 8086। एक स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन पूछा कहा था और बिल्कुल सही बोला था शाहिद ने और अनस ने नहीं, अच्छा, शाहिद ने और सेकंड वन आई फॉरगॉट जो सेकंड वन जो भी था कि काशिफ। हाँ काशिफ, अच्छा हम नहीं बोला था ठीक है, हम नाम नहीं बोला था कि एग्जीक्यूशन स्पीड की बात की थी कि 8086 के अंदर हमारा एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाती है। तो बेसिकली फास्ट कैसे होती है वो चीज हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो हम पूरे आर्किटेक्चर को 8086 के आर्किटेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम सिर्फ ये चीज आज पढ़ेंगे आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है और ये बेस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके कंपोनेंट्स पे हम ऑन मंडे आएंगे बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये क्लियर है तो 8086 आपका पूरा क्लियर है। बस आपको फिर इंस्ट्रक्शन सेट्स याद करनी है। प्रोग्रामिंग तो अगर आप स्किल्स अच्छी हैं तो आप प्रोग्रामिंग कर ही सकते हैं। एनीवे किसी भी मतलब सिस्टम की अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें या फिर हम बेसिकली प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए ना एक उसका अगर आप उसका आर्किटेक्चर समझ लेते हो। इंस्ट्रक्शन सेट तो हमारी बाद में आती हैं। आप बस एक आइडिया है, आप सर्च करो कि इसके लिए क्या कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है या नहीं है, यू कैन इजीली गो फॉर दैट। अगर आप फ्लो डायग्राम बना सकते हो। लेकिन जो आपका आर्किटेक्चर होता है ना वो आपकी की प्रोसेसर की कैपेबिलिटी, यानी आप कहना चाहिए जैसे 8085 की प्रोग्रामिंग पढ़ी थी या फिर 8086 की प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं या फिर माइक्रो कंट्रोलर में जाते हैं 8051 की प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। अगर आपके पास आर्किटेक्चर की कैपेबिलिटी के बारे में आपको नहीं पता है आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की कि 16 बिट प्रोसेसर है हमारा, 16 बिट डाटा लाइन्स ले सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल है ये। अगर आपको नहीं पता कि ये 16 बिट डाटा बस ले सकता है, आप सोचते हो यार 8086 थोड़ा इंप्रूवमेंट है, हमें नहीं पता कि 16 बिट ले सकता है कि नहीं ले सकता, तो यू विल वर्क ऑन कि आप 8 बिट डाटा बस की तरह यूज करोगे। कर सकते हो बिल्कुल। आप जो यहाँ पे रजिस्टर्स हैं ए एच ए एल बी एच, इसमें से ए एच यूज करिए या फिर बी एच यूज करिए, सी एच यूज करिए, जो भी आपने यूज करना है आप यूज कीजिए 8 बिट का एंड यू कैन वर्क करेगा। बट आप उसकी कैपेबिलिटी नहीं जान पा रहे हो। सेम थिंग अगर आपको नहीं पता कि 8085 8 बिट का प्रोसेसर है ना, इंटरनल आर्किटेक्चर नहीं पता उसका, और यू आर ट्राइंग टू यूज अगर 16 बिट, आपको 16 बिट का डाटा यूज करना चाहते हो, आप डायरेक्टली एक्यूमुलेटर, बिकॉज आपको नहीं पता कि ना ये 16 बिट का हैंडल नहीं कर सकता आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर, तो अगर आप ट्राई करोगे तो वो एरर करना स्टार्ट कर देगा या फिर सिस्टम हैंग करना स्टार्ट करेगा। ट्राई टू रन बट वो नहीं, उसको स्पेस नहीं मिल पा रही होगी कि उसको वो एग्जीक्यूट कर सके। सो दिस हैपन। सो आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने के लिए आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो एनीवे, लेट्स कम टू द दिस आर्किटेक्चर ऑफ द 8086 प्रोग्रामिंग। बेसिकली इसके अंदर दो यूनिट्स होते हैं, बस इंटरफेस यूनिट, यानी पूरे पूरे आर्किटेक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बस इंटरफेस यूनिट एंड द सेकंड वन इज द एग्जीक्यूशन यूनिट। अब 8086 के अंदर ये दोनों यूनिट्स हैं, एग्जीक्यूशन एंड बस इंटरफेस यूनिट, ये इंडिपेंडेंटली और साइमल्टेनियसली रन करते हैं। यानी एक बात कही थी, काशिफ ने शायद बोली थी कि हमारा एड्रेस लाइन्स आ जाती है तो एड्रेस लाइन्स खाली पड़ जाती हैं। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरफेस बीआईयू में जो एड्रेस लाइन का काम जो है ना वो कभी खाली नहीं होता है, वो हमेशा ही चलता रहता है। इट विल ऑलवेज वर्क ऑन। इस कॉन्सेप्ट को, जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है जो हमेशा काम करता रहता है, यानी दो चीजें जो काम करती रहती हैं एक साथ काम करती रहती हैं, उसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग 8086 के अंदर। अब बेसिकली पाइपलाइनिंग होती क्या है, लेट मी सी, इसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, लेट मी एक्सप्लेन इन वर्ड। सो बिफोर गोइंग फॉर द पाइपलाइनिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट अस सपोज, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि पाइपलाइनिंग में होता क्या होगा। एक पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, लेटर्स आते हैं एंड पोस्टमैन क्या करता है, वो लेटर को लेके जाता है और कि जो भी जहाँ पे भी एड्रेस है वो वहाँ पे जाके वो एड्रेस को ड्रॉप कर देता है। अब हमने एक रूल बना दिया कि जो पोस्टमैन है, ठीक है, वो पोस्टमैन
सिर्फ एक ही लेटर कैरी करेगा हमेशा, एक से ज़्यादा लेटर कैरी नहीं करेगा। जैसे कि हमारा होता है कि हम एक ही इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं करते हैं। तो सिमिलरली हमने एक ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो हमारा पोस्टमैन है वो हमारा सिर्फ एक ही लेटर लेके जाएगा, ड्रॉप करेगा, वापस आएगा, फिर लेटर पिक करेगा, फिर लेटर ड्रॉप करेगा। चलिए, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना, मतलब, और चीज़ें भी नहीं हो सकती कि आप सारे लेटर। तो हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ जो पोस्टमैन्स हैं वो हमने इंक्रीज कर दिए। अब आप मुझे बताइए कि हम अपने इस सिस्टम को किस तरह से ऑप्टिमल या फिर एफिशिएंट बना सकें। हमने 3-4 पोस्टमैन हायर करे हैं, मान लीजिए पोस्टमैन सिर्फ एक ही लेटर एक साथ मतलब लेके पिकअप करके ड्रॉप कर सकता है। अब आपको 100 लेटर्स हैं या फिर जितने भी लेटर्स हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लेटर्स हैं, उनको आपको उन पर्टिकुलर एड्रेस में ड्रॉप कराना है। अब आपको इस सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है, आप कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। सर जैसे ही एक पोस्टमैन लेटर लेके निकलता है, दूसरे ओके पोस्टमैन को लेटर और एड्रेस देके भेज देंगे, वैसे ही कंसिक्वेंटली करते रहेंगे ताकि टाइम बचे। ओके, जैसे आप कह रहे हैं कि एक पर्सन आया, उसने लेटर उठाया और लेटर लेके वो चला गया जहाँ पे भी है, ड्रॉप करके आया, फिर वो वापस नहीं आया, सर, फिर ड्रॉप करके आने का इंतजार नहीं करेंगे, फिर दूसरे पोस्टमैन को दे देंगे सर, सेकंड यानी लेटर ले जाने को। सेकंड लेटर दूसरे पोस्टमैन को दे देंगे। बिल्कुल ठीक। यस सर। ऐसा ही चीज़ होती है पाइपलाइनिंग में भी, कॉन्सेप्ट कि हम क्या करते हैं, हम चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन का मतलब क्या होता है कि हमने कह दिया कि भाई हमने एक मिड पॉइंट हमने कंसिडर कर लेते हैं कि एक T1 डिस्टेंस तक जाएगा फर्स्ट पोस्टमैन, और T1 से आगे T2 लेगा, T2 से आगे यानी टू D2 डेस्टिनेशन से आगे D3 लेके जाएगा, लाइक दैट। कि जब जो फर्स्ट पोस्टमैन ने लेटर दिया और सेकंड पोस्टमैन को दे दिया कि आप आगे जाइए और जो भी डेस्टिनेशन है वहां पे ले जाइए। फिर आपका वहां पे थर्ड पोस्टमैन का आता है। तो ये चीज, तो क्या हुआ, फर्स्ट पोस्टमैन ने क्या किया, दूसरे पोस्टमैन को लेटर दिया, वापस अपनी पोजीशन पे आके, जब तक वो लेटर डिलीवर नहीं हुआ, वापस अपनी पोजीशन पे आके वो लेटर लेगा और ड्रॉप करेगा। ये एग्जाम्पल को हम और क्लियरली समझने के लिए हम प्रोसेसर्स लेते हैं एक, या फिर हम बात करें, एक हम टेबल बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ द टेबल हियर। हमारे पास लेट अस सपोज 4 प्रोसेसर्स हैं। T1, T2, let me do the table, then it will be more clear. ओके, हमने प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमने इंक्रीज कर दिए। अब हम हम एज्यूम करके चलते हैं हमारे पास 4 टास्क हैं, या फिर हमने एग्जांपल लिया पोस्टमैन का, हमारे पास 4 लेटर्स हैं जो हमें पोस्ट कराने हैं। लेटर से हमारे पास T1, T2, T3 एंड T4। अब हम इस T1 प्रोसेस, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने क्या किया, जो T1 टास्क है, हर टास्क परफॉर्म करने के लिए एक कहना चाहिए सब टास्क ले रहा है, यानी एग्जीक्यूशन करने के लिए, है ना, ऑप कोडिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, फैचिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये T1
के अंदर 4 सब टास्क हैं हमारी। से वी हैव 4 सब टास्क, हमने उनका नाम दे दिया T1 1, T2 1, T3 1 and T4 1। सिमिलरली हमारे पास सेकंड टास्क है, थर्ड टास्क है एंड फोर्थ टास्क है। इसको हम चेंज कर देते हैं T2 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 T3 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 and let's take it as T4 4 4। ओके, अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास 4 प्रोसेसर्स हैं P1 P2 P3 एंड P4। हमारे पास 4 टास्क हैं T1 T2 एंड T3 एंड T4। हर एक टास्क कंप्लीट करने के लिए 4 सब टास्क है हमारे अंदर पास। हमने T1 लिया, T2 लिया, T3 लिया एंड T4 लिया। चलिए अब हम देखते हैं, लेट अस सी। हमने फर्स्ट टास्क हमें परफॉर्म करानी है, हमने किया, प्रोसेसर ने क्या किया। अब अगर हमारा सिंगल कोर का प्रोसेसर है मान लेते हैं, तो क्या करेगा वो, फर्स्ट टास्क परफॉर्म करने के लिए 4 क्लॉक साइकिल लेगा, इसको परफॉर्म करने के लिए 4 क्लॉक साइकिल लेगा, एज्यूम करके चल रहे हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए 4 क्लॉक साइकिल लेगा एंड 4 को, यानी 4 4 4 4 16 16 क्लॉक साइकिल्स लेगा। इज दैट सो? अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है, या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्लियर है कुछ? हाँ, क्या हमारा ये 16 अगर यस सर। 16 बिल्कुल ठीक। अब मान लेते हैं हमारे पास प्रोसेसर भी 4 है, लेकिन कंडीशन ये है बिकॉज है ना, आर्किटेक्चर का एक अपना एक ना लिमिटेशन भी होती है। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रोसेसर T1 परफॉर्म करता है, सेकंड प्रोसेसर T2 करेगा, थर्ड प्रोसेसर T3 करेगा एंड फोर्थ प्रोसेसर T4 करेगा। लेकिन ना प्रॉब्लम क्या है कि ये साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते काम, तो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग्स। तो हमें मल्टी प्रोसेसिंग करनी है, यानी हमें हर टास्क को एक साथ करना है कि हमारी जो क्लॉक साइकिल्स हैं, ये जो 16 क्लॉक साइकिल्स हैं, ये रिड्यूस हो जाए किसी तरह से भी। चलिए देखते हैं कैसे रिड्यूस हो सकती है एंड विच कॉन्सेप्ट ये कहना चाहिए कि इसको हम बोल देते हैं क्लॉक साइकिल। हमने लिया फर्स्ट क्लॉक साइकिल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, चलिए जो भी होगा। हमने फर्स्ट टास्क सब टास्क ली, T1 लिया, हमने T1 यहाँ पे परफॉर्म कराया। चलिए बिल्कुल ठीक हो गया हमारा परफॉर्म। देन मिडवे में जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हुआ, हमने ये टास्क का एग्जीक्यूशन जो है सेकंड क्लॉक साइकिल में P2 को दे दिया, जो सेकंड प्रोसेसर है। नाउ थर्ड प्रोसेसर, जो सब थर्ड टास्क जो है हमने डिफाइन कर दिया, जो आपका थर्ड सब टास्क होगी वो P3 प्रोसेसर ही रन करेगा, कोई और रन नहीं करेगा, हमने डिफाइन कर दिया। एंड द फोर्थ वन इज हेयर, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, हेयर। तो P1 का काम है एक टास्क परफॉर्म करना, सब टास्क परफॉर्म करना। P2 का काम है सेकंड सब टास्क परफॉर्म करना। P3 का काम है थर्ड एंड P4 का काम है फोर्थ। जहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यस, किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो नो सर। सर। ओके, अब हम पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अगर हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही टास्क है, तो पाइपलाइनिंग इज नो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम P1 एक प्रोसेसर, ये चारों प्रोसेसर हम सब टास्क रन कराते, तो भी हमारा फोर्थ क्लॉक साइकिल तक सारी की सारी प्रोसेसिंग हो चुकी होती, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास 4 टास्क हैं। चलिए अब हम सेकंड पे बात करते हैं। इसका क्या काम था? हमारा फर्स्ट P1 प्रोसेसर का काम जो था, वो था कि हमारा फर्स्ट सब टास्क को ही परफॉर्म करना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे T1 2। सिमिलरली इसका काम है, चलिए T1 2 से चलते हैं। T1 2 T2 2 T3 2 एंड
P42। चलिए, बिल्कुल ठीक। अब यूजली क्या लेता है ये, अगर हम सिंगल टास्क लेते तो इसको परफॉर्म करने के लिए इस प्रोसेसर को, या सिंगल प्रोसेसर की बात करें, अगर कोई एग्जीक्यूट करा रहा होता तो ये 8 क्लॉक साइकिल्स लेता, बट यहाँ पर इसने लिए हैं सिर्फ 4-5 क्लॉक साइकिल्स। प्रोसेसर कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो गया स्पीड। सिमिलरली T13 अगर हम लेते हैं, एंड T14 लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जितना ज़्यादा मतलब आप प्रोसेसेस यूज़ करना चाहते हो, आप प्रोसेसर जितने भी ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, कि आपकी जो सब टास्क हैं, यानी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने का जो टाइम, जो ड्यूरेशन होता है, वो रिड्यूस होता चला जाता है। आप पैरेलली उसको यूज़ करना चाह रहे हो, आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफरेंट प्रोसेसर्स को आपको डिफाइन कर दिया कि आपको ये सब टास्क परफॉर्म करनी है। उसने लेटर सपोज हमारी मशीन साइकिल्स होती हैं, ऑपकोड फैचिंग का जो काम होता है, ऑपकोड फैचिंग का काम हमने P1 प्रोसेसर को दे दिया कि आपने ऑपकोड जो फैचिंग है ना, वो आपने करना है, किसी और ने नहीं करना। चलिए, ऑपकोड फैचिंग हो गई। P2 को बोला आपसे, P1 ने तो फैच कर दिया, आपका काम है उसको डिकोड करना, कुछ और नहीं करेंगे आप डिकोड करते चले जाएंगे, सिर्फ डिकोड करना है। तो क्या करेगा कि जैसे ही इसने फैच किया, इसने डिकोड किया, जैसे ही ये डिकोड कर रहा होगा, P1 क्या कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा होगा। जैसे ही इसकी डिकोडिंग कंप्लीट हुई, P3 को बोला आप एग्जीक्यूट कर लीजिए, वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। मतलब जैसे ही इस पोजीशन पे आया, T1 ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन फैच कर ली होगी, तो क्या T2 को क्या बोलेगा नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में कि भैया ये लीजिए आप इंस्ट्रक्शन, और खाली मत बैठिए, आप इसको डिकोड करिए। एंड देन P3 इसको क्या कर रहा होगा, अगेन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब इस कंडीशन, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द पाइपलाइनिंग। तो बेसिकली क्या हुआ पाइपलाइनिंग के अंदर, कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कभी भी आइडल स्टेट में नहीं रहा। स्टार्टिंग में आइडल स्टेट में रहा, बिकॉज हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी फर्स्ट क्लॉक साइकिल के अंदर। तो जैसे जैसे ये आपकी क्लॉक साइकिल बढ़ती रहेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 5 टास्क इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट अस से हियर 4 5 6। जैसे जैसे ही आपकी प्रोग्राम इंक्रीज होता चला जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपकी जो सर प्रोसेसर मतलब की, हमने इसमें इनिशियली सर एक साथ ही क्यों नहीं दिए सर इसमें प्रोग्राम, मतलब अलग अलग टास्क है, जैसे हमने T1 और हमने P1 को दिया था, तो T21 भी सर P2 को एक साथ नहीं दे सकते थे? तो आप कहना यस चाहते सर, हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स को डिफरेंट सर काम असाइन मतलब कर देते सर फॉर स्टार्टिंग से एग्जांपल ही। सर जब हम फोर्थ क्लॉक साइकिल तक पहुंचेंगे सर, तो P1 P2 P3 P4 सर चारों के चारों कुछ ना कुछ टास्क कर रहे होंगे सर, तो इस पॉइंट पर भी चारों साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं चलिए, अब इनिशियली से ही। इनिशियली हमने, हाँ, आप कहना चाहते हैं कि हमने बोला भाई P1 आप T1 परफॉर्म कीजिए, P2 आप T2 परफॉर्म कीजिए, P3 आप T3 परफॉर्म कीजिए, P4 एंड आप T4 परफॉर्म कीजिए। इज दैट सो? यस सर। यही क्वेश्चन है ना? बट अगेन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, आपको 4 एड्रेस बसेस चाहिए होंगी ना? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे यस हम सर। लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। हमने पोस्टमैन का एग्जाम्पल लिया था। पोस्टमैन काउंटर पे जाता है, काउंटर सिर्फ हमारे पास एक है, एड्रेस बसेस हमारे पास सिर्फ एक थी। काउंटर पे जाता है, 4 आपके पास पोस्टमैन है, और चारों जाके खड़े हो गए, भैया हमें अपना अपना लेटर दे दीजिए, हमने जाके पोस्ट करना है। तो बताइए, क्या उस काउंटर से चारों को एक साथ लेटर मिल जाएगा? नो। नहीं मिलेगा, नो सर। है ना? अनलेस एंड अनटिल 4 काउंटर है आपने खोले हैं, चलिए ठीक है, तब तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चारों को दे दीजिए, 4 अलग अलग काउंटर पे लग जाइए और आप लेटर ले सकते हैं। बट इस कंडीशन में हमारे पास हमें एड्रेस बसेस बनानी पड़ेंगी। आप 4 एड्रेस बसेस बनाएंगे, 4 प्रोसेसर ले लीजिए, फिर आपको अगेन सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी, आ सकती है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो वी नीड वो आर्किटेक्चर, हमें पूरा का पूरा आर्किटेक्चर चेंज करना होगा उस कंडीशन के अंदर, एंड दैट इज नॉट नोन एज अ पाइपलाइनिंग। इसके अंदर हमारे पास एड्रेस बसेस हमारे पास सिंगल है। तो जैसे जैसे ही हम प्रोग्राम, मतलब जैसे जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन बढ़ती चली जाएंगी, हमारा आइडल कंडीशन जो थी ना वो खत्म होती चली जाएगी। आई थिंक
थर्ड क्लॉक साइकिल में ही आइडियल 4 कोर का प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं कि फोर्थ क्लॉक साइकिल के बाद में वो अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देगा। आई थिंक आपका डाउट और जो हम पाइपलाइनिंग में बताना चाह रहे थे वो क्लियर हो गया, या कुछ Yes, डाउट sir. है तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर Clear है? हेलो, Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर मेरा डाउट ये है कि अगर जैसे कि एक ही क्लॉक साइकिल में मेरा 2 टास्क कैसे परफॉर्म हो सकता है सर, एक ही एड्रेस बस से? एक कैसे हो सकता है? यस सर। नहीं हो सकता, यही तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता। उनका क्वेश्चन यही था कि आपको P1 P2 को एक साथ टास्क परफॉर्म करानी है, यानी T1 को जो T1 टास्क है, तो फर्स्ट लेट अस सपोज हम फैचिंग की बात कर लेते हैं, फैचिंग का काम P1 भी एक साथ करे, P2 भी एक साथ करे, नहीं कर सकता वो चीज़, उसको कुछ और करना होगा। अनलेस एंड अनटिल हम आपकी एड्रेस बसेस 2 एड्रेस बसेस यूज कर रहे, जैसे मैंने आपको काउंटर का एग्जांपल दिया कि पोस्टमैन के पास सिर्फ एक ही काउंटर है, दूसरे पोस्टमैन को इंतजार ही करना पड़ेगा कि वह वहां से लेटर ले। क्लियर सर? नहीं कर सकता वो चीज़। सर लेकिन जैसे कि पाइपलाइन थ्योरी में ही in clock cycle 2 sir, P1 is performing T12 and P2 is performing T21, तो बिल्कुल। सर ये दोनों सर साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं? ये टास्क कुछ और कर रहा है, ये टास्क कुछ और कर रहा है। अब मान लीजिए ये तो सिर्फ फैचिंग कर रहा है ना, यस सर। है ना। T21 क्या कर रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, मे और मे नॉट भी कुछ और कर सकता है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है फैचिंग और डिकोडिंग का। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है। अब फैचिंग के अंदर को आपको एड्रेस बस चाहिए, डिकोडिंग में आपको एड्रेस बस चाहिए होगी? अच्छा नहीं सर। नहीं चाहिए होगी ना, वो तो एक आइसोलेटेड कंडीशन है यस सर। ना, वो उसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, वो कुछ भी परफॉर्म करता है, वो खाली नहीं बैठ रहा है। क्लियर है सर, या डाउट अभी भी है? तो सर हम क्लियर हो गया, थैंक कोई यू। और एग्जाम्पल सोचते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट? और सबको क्लियर है? पाइपलाइनिंग किसे कहते हैं? कायम अशरफ, यस सर। कल कहाँ थे आप? कल सर नहीं, दिल्ली में थोड़ा परसों। बिजी चल रहे हैं, थोड़ा सा अभी काम अच्छा से आए बिजी हैं। हैं, चलिए पाइपलाइनिंग क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, आप बता रहे यस थे सर। ट्रेन में है, सॉरी। चलिए यस सर। पाइपलाइनिंग क्लियर है, यस सर। कॉन्सेप्ट। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए फिर वापस आते हैं इसके अंदर अपने मेन प्रोग्राम में। सो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हमारा 8086 का आर्किटेक्चर यूज करता है। इसमें क्या होता है, अगेन हमारे पास बस इंटरफेस यूनिट होती है, एग्जीक्यूशन यूनिट, यानी दो चीजें हैं हमारे अंदर, हमारे पास यहाँ पे, जो हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा बस इंटरफेस यूनिट क्या करेगा, हमारा एड्रेस को फैच करके रखता है। जैसे ही वो फैचिंग होती है और उस टाइम के ऊपर एग्जीक्यूशन यूनिट उसको डिकोड कर रहा होता है, और एग्जीक्यूशन यूनिट नाम से ही ऐसे क्लियर होता है कि बस इंटरफेस यूनिट, यानी वो एड्रेस को फैचिंग कर रहा होगा और एग्जीक्यूशन यूनिट उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहा होगा। सो ये फैचिंग कर रहा होगा, एग्जीक्यूशन यूनिट उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा साइमल्टेनियसली। एग्जीक्यूशन यूनिट को कुछ कंट्रोल सिग्नल से, ये एक इंटरनल आर्किटेक्चर है, यानी हम जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ वो थोड़ा सा आइसोलेटेड रहता है एग्जीक्यूशन यूनिट, यानी हम उसको प्रॉपरली कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन यूनिट को। कुछ कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, बट मोर और लेस ये थोड़ा अलग ही रहता है। और हमारा जो बस इंटरफेस यूनिट है वो, जैसे मैंने बोला कि वो एड्रेस को फैचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंस्ट्रक्शन क्यू। इसकी एक खासियत ये है बस इंटरफेस यूनिट की, वो एक बफर बना के रखता है, यानी इंस्ट्रक्शन क्यू बना के रखता है। वो एडवांस में उसके पास एक रजिस्टर्स हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं, वो एडवांस में ना 8 बाइट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने अंदर होल्ड करके रखता है। 6 बाइट्स की, सॉरी 6 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन वो ऑलरेडी अपने अंदर होल्ड करके रखता है, कि अगर मान लीजिए लेट अस सपोज किसी को इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा हो बस इंटरफेस यूनिट को, तो एग्जीक्यूशन यूनिट खाली ना बैठे, वो अपना काम रेगुलरली करता रहे, है ना। उसको हमने ना फ्री में, मतलब प्राइवेट कंपनी है कि आपको 100 रुपए देके आपको 200 रुपए का काम कराना है, खाली नहीं बैठने देना आपको, कुछ भी हो जाए। कोशिश यही रहेगी, अगर बैठ जाए तो अलग बात है। एनीवे, तो एग्जीक्यूशन यूनिट को, बस इंटरफेस यूनिट का यही पर्पज है, वो एक ना आपका सीईओ है प्राइवेट कंपनी का, उसको एग्जीक्यूशन यूनिट को खाली नहीं बैठने देना। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक इंस्ट्रक्शन क्यू बना दी कि इसके अंदर ना एड्रेस हमेशा स्टोर रहेगा,
कि जैसे ही एग्जीक्यूशन यूनिट खाली हो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो कि इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर पड़ी हुई है वहां से वो उसको प्रोवाइड करा दे और वो उसको फाइनली फर्दर सॉर्ट आउट करने लगे, उसको एग्जीक्यूट करने लगे डिकोड करके. So this is how this bus interface unit and execution units works synchronously. So basically, if we look for the bus interface unit, it has, okay, sorry. So it has some segment registers, है ना, कुछ segment registers होते हैं इसके अंदर, code segment, data segment, stack segment, ES, instruction pointer, extra segment. हम segments क्या होते हैं ये हम देखेंगे. It helps in decoding the 20-bit address. Apart from that, we have memory addressing unit. In bus interface unit, we have 6 byte of instruction queue, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था. We have bus control logic unit. So basically, it is used for responsible for executing the external bus. हमारा एक्सटर्नल बस के साथ जो बस कंट्रोल यूनिट है, जो भी आपको कुछ एड्रेस आ रहा है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज करता है, यानी एक हैंड शेकिंग करके रखता है उसके साथ. So इसके अंदर अगर हम बात करें कि whenever the execution unit executes some instruction, it transfers the control of the program to the another location. Then the BIU basically resets the queue. जैसे ही क्या हुआ कि हमारा execution unit ने BI इंस्ट्रक्शन क्यू से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन फैच की, ये रीसेट हुआ, आपका जितना भी आपका जो कंट्रोल यूनिट है उसने क्या किया, अभी एड्रेस दूसरा लाइए और इंस्ट्रक्शन क्यू में फिलअप कर दीजिए, एंड देन इट विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन. चलिए, आई थिंक इट्स 9:47. चलिए देख ही लेते हैं. सो बेसिकली बस इंटरफेस यूनिट ट्रांसफर्स ऑफ डाटा एंड एड्रेस इन द बसेस. ये फंक्शंस हैं बेसिकली जो हमारे BIU परफॉर्म करते हैं. इट सेंड्स द एड्रेस, इट फैचेस द इंस्ट्रक्शन, इट रीड्स द डाटा, राइट द डाटा, इट इंक्लूड्स डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्स. उनका रोल्स हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में, या फिर BIU has an array of 6 registers called the queue, जो हमने वही देखा, इंस्ट्रक्शन क्यू जो हम बात करते हैं. Apart from that, we have the execution unit. It basically reads instruction from the queue, decode it and execute it. जैसे मैंने अभी बोला था, खाली नहीं बैठने देना, इंस्ट्रक्शन क्यू उसको रेगुलरली एड्रेस प्रोवाइड करता रहता है, उसको डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूशन यूनिट by following the principle of pipelining. So it has a 16-bit arithmetic unit, because हम कह रहे हैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ALU तो एग्जीक्यूशन यूनिट में ही होगा क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें. We have 4 general purpose registers, बात की AH, BH, CH एंड DH. बेसिकली इन रजिस्टर्स को हम, अगर हमें 16 बिट की तरह यूज करना है, बिकॉज ये लोअर एंड हायर बिट्स हो जाती हैं, अगर हमें 16 बिट की तरह यूज करना है एक्यूमुलेटर को, तो AX यूज करते हैं. B रजिस्टर को यूज करना है तो BX यूज करते हैं, CX यूज करते हैं, DX यूज करते हैं. अगर आपको 16 बिट रजिस्टर की तरह इसको यूज करना है, अगर आपको 8 बिट की तरह यूज करना है, तो यू कैन यूज एज AL, BL, CL एंड DL. और आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, AL, AH, BL, BH, CH. बेसिकली इंटरनली कहना चाहिए सेग्रीगेट, तोड़ रखा है इन्होंने accumulator को, या फिर B रजिस्टर को, C रजिस्टर को और D रजिस्टर को. These are the general purpose registers. Apart from that, we have the stack pointer, we have the base pointer, we have source index and we have the destination index. We will look कि ये stack pointer I think बताइए आपको, बाकी base pointer, source index and destination index ये क्या करते हैं. We will take all these segments and the registers one by one. So we have the 16-bit arithmetic unit, 16-bit registers, 4 general purpose registers, 4 16-bit offset registers. Apart from that, we have the pipelining process that it follows the process of fetching the next instruction while the current instruction in execution. This is how this execution unit works. Okay, I think we will stop here, execution unit पे, because it is a lot to process for you all people. तो यहाँ तक किसी को कुछ doubt है, then they will ask. किसी को कोई डाउट अभी तक? आई थिंक सबको क्लियर है, राइट? सर जी बताइए. सर ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन कलर्ड हैं, पर ये ALU और एडर कलर्ड हैं और इनमें शेप्स हैं, क्यों आखिर? ओके, आप कहना चाहते हो कि इसमें हमें शेप्स क्यों दे रखी हैं, कलर्ड क्यों दे रखी है? जस्ट द नोटेशन. ऐसा नहीं है कि कोई आप ALU को आपको सिर्फ रेक्टेंगल ही देना है. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द ब्लॉक. ऐसा मुझे नहीं पता, मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया, एंड आई विल फाइंड आउट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट. आई डोंट नो
कि भाई इन्होंने ऐसा ही क्यों दिया, बिकॉज 8085 में ALU को ऐसा नहीं दिया था ऐसा ही, आई डोंट रिमेम्बर। सर उसमें नहीं था। नहीं था, है ना। आई विल फाइंड आउट इफ देर इज सर्टेन, बिकॉज एस जहां तक मुझे पता है कि ALU को हमने नहीं कलर क्यों दिया, कलर का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज आपने इसको आई थिंक ये कौन सा दो दो ब्लू कलर दिए हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको ब्लू कलर ही देना है, आपको रेड कलर ही देना है, ऐसा कोई कलरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो सिर्फ एक ना रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सी स्ट्रक्चर और उल्टा सी ऐसा एडर क्यों दिया गया है, आई विल लुक फॉर दिस थिंग। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट टूल है, यू कैन सिंपली ड्रॉ द ब्लॉक ऑल्सो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट एज यू स्पेसिफाइड, आपने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, आई विल लुक फॉर दिस थिंग, ओके, एंड आई विल अगेन ऑन मंडे आई विल गेट बैक टू यू। फाइन, ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन या कोई और डाउट? सबको क्लियर है सब कुछ अभी तक जो पढ़ा है, या फिर कोई भी डाउट हो सकता है? एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर जैसे हमारा 8085 प्रोसेसर में हमारा प्रोग्राम काउंटर होता था, वैसा कोई नाम यहाँ पे नहीं है, मतलब लाइक इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब जो एग्जीक्यूट होने वाली होगी उसका डाटा, वो एड्रेस जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है इसमें? ओके चलिए उस पर भी हम आते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमारे पास है, यहाँ पे IP है हमारे पास, बट अगेन हम ये रजिस्टर डिस्कस करेंगे, हम वी विल कम अगेन टू दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके शाहिद? ओके सर। ओके, कोई और डाउट? नो सर। No, okay, then let me take the attendance and then I will let you leave.